तो हम लोग देख रहे थे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। तो एक तो डोनर की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे और एक रेसिपिएंट की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे। तो पहले तो बात करते हैं हम लोग डोनर की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएंगे जब हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो आएगा डोनर के कॉम्प्लिकेशंस में, क्योंकि उसने देखो इंजेक्शन से तुम यार कोई किसी भी बंदे का खून निकालोगे तो उसमें क्या क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, ब्रूज हो सकता है, हेमाटोमा हो सकता है, ठीक है ना। तुमने ज़्यादा खून निकाल लिया तो एक वेजोवेगल सिनकोप हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब जानते हो तुम। इसमें क्या होता है, बीपी तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा, चक्कर आने लगता है, ठीक है ना। तो हिंदी में भी मैंने लिख देता हूँ, ठीक है ना। तुम लोग को कोई चीज़ समझ ना आया करे तो अगर तो वहाँ पे क्या करो, हिंदी में लिख दिया करो, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि आपको वो चीज़ का नॉलेज हो जाता है। भले आपको टफ वर्ड कितना भी टफ लगे, तो उस चीज़ का अगर नॉलेज रहेगा ना तो वर्ड आसान ही लगेगा आपके लिए। तो बीपी कम हुआ, चक्कर आने लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको कैसे काउंटर करते हैं, ठीक है ना। इसको काउंटर कैसे करते हैं कि इसको ठीक कैसे करते हैं कि किसी भी बंदे को वेगल सिनकोप ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं, उस बंदे का हम लोग फुट एंड से उसको रेस कर देते हैं, जैसे उसका पैर उठा देते हैं ताकि उसके दिमाग में जो है ज़्यादा खून जाता रहे। और उसको सप्लीमेंट करेंगे किससे, फ्लूइड से। उसको फ्लूइड से भी सप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है ना। और तीसरा इसका कॉम्प्लिकेशन होता है डोनर का एफेरेसिस। एफेरेसिस में क्या होता है, सिट्रेट का देखो कमी हो जाएगा, ठीक है ना। सिट्रेट हो जाएगा तो क्या होगा, इसे ट्रांजिएंट हाइपोकैल्सीमिया में बता चुका हूँ, टिंगलिंग सेंसेशन दे देगा और पेरी ओरल नमनेस दे देगा। प्रिवेंटेड बाय स्लो इन्फ्यूजन से प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर एक साथ तुम कर दोगे तो ये तो होएगा ही, ठीक है ना, तुम्हारा एफेरेसिस हो जाएगा। और ट्रीटमेंट बाय किससे ट्रीट करेंगे अपन, कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन देके, कैल्शियम की गोली देके इसको ठीक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेसिपिएंट के बारे में। तो रेसिपिएंट में कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। रेसिपिएंट पहली चीज़ फीवर हो जाता है, ठीक है। किसी भी बंदे को अगर तुम बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंस दोगे, ठीक है ना, तो पहले तो कुछ भी अगर आपके बॉडी में कुछ भी बैक्टीरिया आता है तो आपके जो रिस्पॉन्स होता है, आपकी पहली चीज़ आपके बॉडी जो देता है वो इन्फ्लेमेशन देता है, ठीक है ना। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आए तो पहला रिस्पॉन्स जो होता है वो इन्फ्लेमेशन के थ्रू होता है। इन्फ्लेमेशन बेसिकली होता क्या है, फीवर आता है, ठीक है ना। तो अगर भी यहाँ पे भी कोई चीज़ बाहर से दी तो यहाँ पे पहले तो फीवर होगा, जो कि 1 डिग्री मोर देन 1 डिग्री वो है, वो नॉर्मल है। इफ मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस देन नॉर्मल। जैसे 1 डिग्री से मतलब हो सकता है 1 डिग्री के ज़्यादा हो, ठीक है ना। ऑल्सो नोन एज फिब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं, और फिब्राइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। इसका नया नाम, बहुत ही लंबा नाम और बहुत ही प्यारा नाम, फिब्राइल नॉन हीमोलिटिक, ठीक है। नॉन हीमोलिटिक, हीमोलिटिक थोड़ी ना है, फिब्राइल है। फिब्राइल मतलब क्या समझते हो, टेम्परेचर बढ़ना। फिब्राइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, ठीक है ना। फिब्राइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मोस्ट कॉमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इसी को कहते हैं ना। अगर आपसे कोई पूछे मोस्ट कॉमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या है, तो ऐसे उसको ये मत बोलना FNHTR, ठीक है ना। वो समझेगा तुम पागल हो गए हो। तुम ऐसे बोलना फिब्राइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। FNHTR बोलोगे तो कहेगा तो तुम बहुत तेज हो और तुमको 0 नंबर देके आगे बढ़ जाएगा एग्जामिनर, ठीक है ना। तुम्हारी बात को कंसीडर भी नहीं करेगा। तुमको क्या बोलना है, फिब्राइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की। ये भी सुन लो यार, एकदम एकदम नए से नए नाम मिलेंगे आपको। एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ड्यू टू मिसमैचिंग ही हो जाता है। अगर किसी का ब्लड किसी से मिसमैच करेगा तो मिसमैचिंग कारण होगा, और ये बेसिकली क्लिनिकल एरर के आपके कारण होता है। क्लिनिकल एरर आपके जितने होते हैं उसके कारण से ये हो जाता है। और ये बेसिकली एक्यूट रिएक्शन होता है। और ये कहाँ होता है, टेक्स प्लेस विथ होल ब्लड और प्लेटलेट और फ्री फ्रोजन प्लाज्मा, ये तीनों के साथ हो सकता है। होल ब्लड के साथ भी हो सकता है, प्लेटलेट के साथ भी हो सकता है, फ्री फ्रोजन प्लाज्मा के साथ भी हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ये एबीओ कंपैटिबल होना चाहिए, ठीक है ना। ये एबीओ का कंपैटिबिलिटी होना चाहिए इस चीज़ में, ठीक है ना। ये एक्यूट रिएक्शन होता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स की मैं बात कर लूँ, क्लिनिकल फीचर्स उसके मैनेजमेंट की, ठीक है ना। तो क्लिनिकल फीचर्स इसके याद रखो कि ये हाई ग्रेड फीवर होता है और इसमें चिल्स एंड राइगर्स भी होते हैं। हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ इसमें चिल्स एंड राइगर्स भी होते हैं। और यहाँ पे फ्लैंक पेन होता है। फ्लैंक पेन समझते हो, फ्लैंक पेन, ठीक, चुभने वाला, मतलब हीमोग्लोबिनीमिया हो गया विथ हीमोग्लोबिनूरिया, ठीक है। ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई, हीमोग्लोबिनूरिया, यूरिन में हीमोग्लोबिन जाने लगा, ठीक है ना। और यूजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वेनी पंक्चर, मतलब इन कोमाटोज पेशेंट में अगर आपने एनेस्थीसिया दे दिया कोमाटोज पेशेंट में, वेनी पंक्चर से क्या होगा, यूजिंग ऑफ ब्लड बाहर
आने लगेगा। ये कहाँ होता है? एक्यूट हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में, मिसमैच के कारण से, ठीक है ना। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? इमीडिएटली स्टॉप कर दो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कारण हो रहा है तो उसी को स्टॉप कर दो। आईवी लाइन भाई मेंटेन करो किसी बंदे की, उस बंदे की तुरंत आईवी लाइन मेंटेन करो, ठीक है ना। नॉर्मल लाइन से आईवी लाइन मेंटेन करो। और ब्लड बैंक से सैंपलिंग, जो देखो उस ब्लड बैंक को थोड़ा सा रिपोर्ट करो कि कौन सा ब्लड बैंक इस सैंपलिंग में मिसमैच कर रहा है, ठीक है ना। तो आगे वो फर्दर प्रिवेंट करो कि फर्दर वो मिसमैच ना हो। सैंपलिंग करो ब्लड बैंक में जाके कि मिसमैच ना हो, ठीक है ना। उसमें सैंपलिंग ब्लड बैंक के करो, ठीक। ये मिसमैच के कारण होता है एक्यूट हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और मोस्टली ड्यू टू क्लिनिकल एरर होता है। यही सबसे ज्यादा होता है क्लिनिकल एरर के कारण, एक्यूट हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एनाफिलैक्टिक रिएक्शन के कारण। एनाफिलैक्टिक रिएक्शन का पहले तो बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है। आपने अपनी एनाफिलैक्टिक रिएक्शन की बात करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सॉरी वो फ्रेम में नहीं आ रहा था। तो उसका ट्रीटमेंट होता है एड्रेनलिन। आपने अपनी बेसिक फार्माकोलॉजी के नॉलेज में पढ़ा होगा कि एड्रेनलिन एनाफिलैक्टिक रिएक्शन के केसेस में ड्रग ऑफ चॉइस है। और रेसिपिएंट जो होता है वो IgA डेफिशिएंसी से भी प्रेजेंट होता है। रेसिपिएंट में भी विथ IgA डेफिशिएंसी, ठीक है ना। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं ट्राली की, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। तो इसमें ये क्या होता है कि यहाँ पे एक्यूट लंग इंजरी हो जाती है ट्रांसफ्यूजन के कारण, और इसका इंसिडेंस किस किस केसेस में बढ़ जाता है। तो मैं बता दूं कि मल्टीपैरस वुमेन के केसेस में बढ़ जाता है, प्रीवियस ट्रांसफ्यूजन के केसेस में बढ़ जाता है, प्रीवियस ट्रांसप्लांटेशन के केसेस में बढ़ जाता है, और मल्टीपल प्रेगनेंसीज के भी केसेस में बढ़ जाता है। तो ऐसे कुछ करके वो प्रेजेंट करेगा कि क्वेश्चन कैसे भेजेगा तुम्हें कि मल्टीपैरस वुमेन प्रेजेंटेड विथ, ठीक है ना, सो एंड सो। तो अब करके समझ जाना कि थोड़ा बहुत ट्राली की बात कर रहा है कि मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके। तो ये क्या होता है? सीन विद इन 6 आवर्स ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इन्फ्यूजन, 6 घंटे के अंदर ये दिख जाता है। ड्यू टू एंटीबॉडीज अगेंस्ट WBCs के अगेंस्ट एंटीबॉडीज यहाँ बन जाती है। नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडीमा हो जाता है, ठीक है ना। नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडीमा होगा लेकिन वो नॉन कार्डियोजेनिक होगा। मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी, ये मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड किया जाता है। सीरियस जो सीरियस होता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राली का ऊपर बहुत सवाल आता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट ट्रांसफ्यूजन परप्यूरा की। कुछ परप्यूरा जैसा लीजन आ जाते हैं सीन विद प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन आफ्टर 7 to 10 days, ठीक है ना। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज भी देखने को मिल जाते हैं ड्यू टू डोनर टी सेल्स के कारण हो जाता है, जो कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट होते हैं, और ये 8 से 10 दिन के बाद देखने को मिल जाता है। और इसमें क्या होता है कि प्रीवियर इरेडिएशन कैन बी इफेक्टिव टू रिड्यूस GVSH डिजीज, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, ठीक है ना। अगर प्रीवियसली अपने इरेडिएशन करा दिया तो वो इफेक्टिव हो सकता है कि इसका चांसेस कम करने के लिए, इसका इंसिडेंस कम करने के लिए ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन्फेक्शंस के बारे में, ठीक है। तो क्या क्या इन्फेक्शंस इसमें कॉज किए जा सकते हैं कि इन्फेक्शंस इसमें हो सकते हैं मैक्सिमम विद प्लेटलेट के साथ इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। मलेरिया ट्रोफोजोइड ट्रांसमिट्स थ्रू ऑल कंपोनेंट, जो है मलेरिया ट्रोफोजोइड होता है ऑल कंपोनेंट के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है। उसके कहाँ देखा जा सकता है? सीन विद बैक्टीरिया, जिसमें आता है यर्सिनिया इंट्रोकोलिटिका, स्यूडोमोनास, कोगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस, ठीक है ना। कोगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस, स्यूडोमोनास और यर्सिनिया इंट्रोकोलिटिका के साथ हम लोग देख सकते हैं मलेरिया ट्रोफोजोइड का ट्रांसमिशन थ्रू सेल कंपोनेंट और इन्फेक्शन के साथ हो सकते हैं, जिसके साथ इन्फेक्शन हो सकते हैं। और प्रिवेंटेड बाय स्क्रीनिंग से प्रिवेंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोग कब कहेंगे कि कब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, ठीक है ना। तो मोर देन वन ब्लड वॉल्यूम इन 24 आवर। अगर हमने एक ब्लड वॉल्यूम से ज़्यादा हमने चढ़ा दिया 24 घंटे के अंदर तो उसी को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहेंगे। जाए मोर देन 50% ब्लड वॉल्यूम विद इन 3 आवर्स। अगर 3 घंटे के अंदर हमने 50% से ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम चढ़ा दिया तो वहाँ पे भी मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोग कह देंगे। मोर देन 1, ठीक है ना, मोर देन 1 और मोर देन 50% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की? तो इंपॉर्टेंट है हाइपोथर्मिया हो सकता है। इनलाइन वार्मर से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं हाइपोथर्मिया। कोई आदमी को थोड़ा मतलब कि कपड़ा पहना के इनलाइन वार्मर कोई भी आता है, वार्मर एक स्पेसिफिक तरह का एक ऐसा डिवाइस आता है कि उसके अंदर आदमी मतलब गर्म हो जाए, तो हाइपोथर्मिया के केसेस को इनलाइन वार्मर से प्रिवेंट किया जा सकता है। क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस के बारे में आप लोग को बताया था मैंने कि हाइपरकैलेमिया हो सकता है, ठीक है ना। साइट्रेट कम हो सकता है तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपोकैल्सीमिया क्या करता है कि जो आपका
होठों के पास में ना, होठों की जो साइड में होता है तो थोड़ा सा वो चिलोसिस टाइप का करा देगा, ठीक है ना। सिट्रेट कम हो गया तो हाइपोकैल्सीमिया हो गया, और लीवर में क्या होता है, CO3 ज़्यादा हो जाता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाता है, हाइपोमैग्नीसीमिया भी देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब डाइल्यूशनल कोएगुलोपैथी एक और कॉम्प्लिकेशन है, इसमें क्या होता है, DIC हो जाता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन के कारण से डेथ हो जाता है। या आप अपनी फर्स्ट हीमोडायनेमिक्स की नॉलेज से थोड़ा सा रिलेट करो, ठीक है। तो क्या होता है कि 1:1:1 का इसमें रेशियो हो जाता है, इसमें प्रोटोकॉल होता है, 1:1:1 का प्रोटोकॉल होता है प्रोटेक्टिव अगेंस्ट डाइल्यूशनल कोएगुलोपैथी रिलेटेड मोर्टेलिटी। अगर हमको ये डाइल्यूशनल कोएगुलोपैथी रिलेटेड मोर्टेलिटी को ट्रीट करना है तो इसके अंदर जो है प्रोटोकॉल एक लगाते हैं हम लोग 1:1:1 का RBC प्लाज्मा प्लेटलेट्स का, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि अल्टरनेटिव्स इसके क्या क्या हो सकते हैं। अल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, हीमोग्लोबिन सोल्यूशंस हो सकते हैं, परफ्यूरोकार्बन्स हो सकते हैं, जो कि T-हाफ को थोड़ा कम करते हैं, वेरी लेस हाफ T-हाफ हो जाता है। और इसको कहाँ यूज़ करते हैं, यूज एंड बैलून एंजियोपैथी, बैलून एंजियोप्लास्टी में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी, बैलून एंजियोप्लास्टी कहाँ करते हैं, या आप ढूंढना इसको कहाँ करते हैं, ठीक है ना। इसको मैं बताऊंगा नहीं, इसको आप ढूंढो, जाके ढूंढोगे तभी सीखोगे बैलून एंजियोप्लास्टी कहाँ करते हैं, जानना, हार्ट में देखना कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो HB सोल्यूशंस हो सकते हैं इसके अल्टरनेटिव, और परफ्यूरोकार्बन्स हो सकता है, ठीक है ना। अब एक चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लो, कैंसर जो है, कैंसर इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू कैंसर जो है ट्रांसमिटेड नहीं हो सकता। द लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम ट्रांसफ्यूजन थेरेपी इज हीमोलिटिक रिएक्शन। जो लीस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ट्रांसफ्यूजन थेरेपी से, वो हीमोलिटिक रिएक्शन, बिकॉज ब्लड बैंक फॉर्म क्रॉस मैचेस विद ग्रेटर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब मैं देखो ये क्यों कह रहा हूँ कि हीमोलिटिक रिएक्शन से लीस्ट कॉमन टाइप है, ये बहुत ही अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि हीमोलिटिक रिएक्शन होने चाहिए जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं। लेकिन आज की डेट में क्या होता है, बहुत प्रिसीजन से काम होता है, बहुत प्रिसीजन से काम होने लगा है। तो क्या होता है कि आज की डेट में क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, क्योंकि मैचिंग तो अब ज़्यादा अच्छी हो रही है कि परफॉर्म क्रॉस मैचेस विद ग्रेटर प्रिसीजन और एक्यूरेसी से, इसलिए इसका थोड़ा सा संभावनाएं कम हो रही है, ठीक है ना। तो रूटीन एंड स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड फॉर डिजीजेस लाइक, इसका किस किस डिजीज़ के लिए रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं हम लोग, मतलब HIV के लिए हो सकता है, ह्यूमन T लिम्फोसाइटोट्रॉफिक वायरस X के लिए हो सकता है, वायरस के लिए हो सकता है, और सिफिलिस के लिए भी हो सकता है, ठीक है ना। इन सब के लिए स्क्रीनिंग डिजीज करवा सकते हैं, ठीक है। रोजेंथल सिंड्रोम क्या होता है, इसी में डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 11, रोजेंथल सिंड्रोम यहाँ फैक्टर 11 की डिफिशियंसी देखने जा सकता है। वायरस ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर साइटोमेगालो वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस और पारो वायरस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन कौन वायरस ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो इसका एक लिस्ट है, याद कर लो। साइटोमेगालो वायरस हो सकता है, हेपेटाइटिस B भी ट्रांसफर हो सकता है। हेपेटाइटिस A और E कैसे ट्रांसफर होता था, हेपेटाइटिस A और E ट्रांसफर होता था तुम्हारी उसके साथ फीको ओरल रूट के साथ, और यहाँ पे क्या होता है, साइटोमेगालो वायरस होता है, हेपेटाइटिस B होता है, पारो वायरस, ठीक है ना। तो इतनी बात रही, और बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।